नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हलाना खान। स्वागत है आपका द लीडर हिंदी के खास बुलेटिन देश दुनिया में। आज शहादत दिवस पर हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह के बारे में, जिन्हें आज ही के दिन फांसी की सजा दी गई थी। इससे पहले एक नजर डालते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी खबरों पर। बेअदबी नहीं, चोरी के आरोपी की पीट कर की गई थी हत्या, मर्डर केस दर्ज करेगी पुलिस। पंजाब के कपूरथला में निजामपुर मोड़ पर बने गुरुद्वारे में शनिवार को भीड़ के हाथों मारा गया युवक बेअदबी नहीं बल्कि चोरी का आरोपी था। कपूरथला के एसएसपी कमलप्रीत सिंह खख ने कहा कि अभी तक की जांच में यही सामने आया है कि युवक चोरी करने आया था, बेअदबी की कोशिश हुई ही नहीं। इसलिए जिन लोगों ने युवक को मारा है उनके खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया जाएगा। जांच में पता चला कि गुरुद्वारे के प्रबंधक बाबा अमरदीप सिंह ने बाहरी राज्यों के 2 सेवादार रखे हैं। चोरी के लिए आए बाहरी युवक को उन्होंने अपने सेवादारों को कहकर पकड़ लिया था, फिर उसके साथ मारपीट कर पूछताछ की गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद वहां भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने युवक को पीट कर मार दिया, जबकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब पुलिस सोशल मीडिया की वीडियो और दूसरे सबूतों के जरिए पूरे मामले की जांच करेगी। गोवा में पीएम मोदी ने जेल संग्रहालय का किया उद्घाटन। बोले, सदियों तक पुर्तगाली कब्जे के बाद भी गोवा के लोग नहीं भूले भारतीयता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गोवा पहुंचकर दोबारा निर्मित किए गए फोर्ट अगुआडा जेल संग्रहालय का शिलान्यास किया है। उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और दवोरलिम नावेलिम में गैस इंसुलेट सब स्टेशन सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि जब देश के कई हिस्सों पर मुगलों का शासन था तब गोवा पुर्तगाल शासन के अधीन आया, लेकिन सदियों बीतने के बाद भी गोवा अपनी भारतीयता नहीं भूला और न ही भारत गोवा को भूला है। गोवा की आज़ादी को आज 60 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी को ले जाने के लिए पणजी एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से चलाए गए ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यूपी में शीतलहर के बीच बढ़ रहा सियासी पारा। शीतलहर यूपी को ठंड की आगोश में ले रही है, तो दूसरी ओर राज्य का सियासी ताप भी बढ़ रहा है, यानी ठंड में राजनीतिक गर्माहट का आलम है। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस गर्माहट को बढ़ाए हैं। शनिवार के बाद रविवार को दूसरे दिन यूपी में राजनीतिक हलचल तेज रही। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा का आगाज कर दिया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हुए। तो यूपी के दूसरे छोर पर भाजपा के चोटी के नेताओं ने जन विश्वास यात्रा में दम भरा। बिजनौर में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस यात्रा की कमान संभाली। बलिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यात्रा के अगुवा रहे। उधर कांग्रेस ने अपने पारंपरिक गढ़ अमेठी के बाद रायबरेली में शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने रविवार को रायबरेली में शक्ति संवाद किया। ये संवाद महिलाओं को केंद्र में रखकर किया जा रहा है, जो प्रियंका गांधी के उस नारे का हिस्सा है जिन्हें उन्होंने पूरी यूपी में दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हमने एक पहल की है। हमने कहा, महिलाएं अपनी शक्ति पहचानो, एकजुट हो जाओ। एक नारा दिया आपको, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ठीक है, एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें सिर्फ महिलाओं के लिए हम क्या करना चाहते हैं वो लिखा। क्या हुआ? बाकी पार्टियों ने घोषणा शुरू कर दी। आपका आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाया गया है कल परसों। अभी तक तो 5 सालों में नहीं किया था, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब पहचान रहे हैं कि ये महिला जागरूक हो गई हैं, महिलाएं समझ रही हैं कि उनमें शक्ति है। परसों प्रधानमंत्री जी ऐसी पहली सभा करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ महिलाओं को बुलाया है। मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। सारी पार्टियां अब महिलाओं के बारे में बात कर रही हैं। सारी पार्टियां कह रही हैं कि अरे अगर हमने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया तो ये तो हमें वोट ही नहीं देंगी। तो समझ रही हैं आप, एक छोटी सी पहल से अभी तो परिवर्तन आया ही नहीं है, लेकिन इस छोटी सी पहल से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब उठ गई हैं, जाग गई हैं। कि जब मैं गिरफ्तार हुई, मेरी पुलिस की बहनें हैं यहाँ,
मैं गिरफ्तार हुई सीतापुर में, सुबह के 4 बजे थे। खूब लड़ी मैं, आपने देखा होगा। महिला पुलिस कर्मी मेरे साथ लड़ी, उनका कर्तव्य था, उन्होंने निभाया। 4 बजे मुझे जब जीप में बिठा के 2 महिला कर्मी, पुलिसकर्मी ले गए गिरफ्तार करके, मेरे पास में बैठी थी, एक का नाम पूजा था, एक का नाम मधु। मेरे मन में आया 4 बजे है, ये यहाँ सड़क पे खड़ी हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं, बच्चे घर पे होंगे, घर जाके परिवार भी संभालना पड़ेगा। मैंने बातचीत की थोड़ी उनसे, उनका भी शोषण हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रही हैं, कितने घंटे काम कर रही हैं, उसके बाद उनको घर भी जाना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। जितना वेतन उनको मिलता है वो क्या काफी है? तो हर तरफ जहां जहां देखो महिला का शोषण हो रहा है, जो उसका अधिकार है, उसका हक है, उसको नहीं मिल रहा है। एक दिन पहले यानी शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अमेठी में पद यात्रा की थी। वहीं यूपी चुनाव में 400 सीट तक जीतने का दावा कर रही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल को मथ रहे हैं। शनिवार को अखिलेश यादव ने रायबरेली में जनसभा की थी। रविवार को अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों और उनके काम करने में फर्क है। इसी कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री पर उनके फोन कॉल सुने जाने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि अखिलेश यादव की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। उनका आरोप है कि इसी घबराहट में भाजपा उनके नेताओं के यहां आयकर की छापेमारी करवा रही है। मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग क्या है। हॉकी में टीम इंडिया की जीत की हैट्रिक एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को 6-0 से हराया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी राउंड रॉबिन मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए जापान को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। टीम इंडिया ने जोरदार खेल दिखाते हुए जापान को 6-0 से मात दी। वहीं पिछले मैच में 2 गोल दागने वाले हरमनप्रीत सिंह ने इस मैच में भी 2 गोल किए और जीत के बड़े स्टार रहे। बता दें कि भारतीय टीम की इस टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी जीत रही। तालिबान का पहला बजट हुआ तैयार, कैबिनेट की मंजूरी का है इंतजार। भयानक गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे अफगानिस्तान के लिए तालिबान सरकार ने राष्ट्रीय बजट का मसौदा तैयार किया है। इस बजट की खास बात यह है कि इसे तैयार करने के लिए तालिबान ने किसी भी तरह की विदेशी मदद नहीं ली है। हालांकि ये बजट किस तरह का होगा, इसे लेकर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बजट 100 अरब अफगानी रुपए के आसपास होगा। तालिबान प्रवक्ता अहमद अली हकमल ने कहा, हम अपने घरेलू राजस्व से बजट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भरोसा है कि हम ऐसा कर लेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया। इसके बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। और फिलहाल देश दुनिया की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। आइए अब जान लेते हैं कि भारत को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को 1927 में 19 दिसंबर के दिन ही फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद और रोशन सिंह को इलाहाबाद में एक ही दिन फांसी दी गई थी। इस दिन को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के इन मतवालों को काकोरी कांड को अंजाम देने के लिए फांसी पर चढ़ाया गया था। 9 अगस्त 1925 को बिस्मिल और उनके साथियों ने ट्रेन से अंग्रेजों का खजाना लूटा था। इसने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी।